बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को झटके पर झटके लग रहे हैं। जनसुराज के बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है, तो बीजेपी इस चुनाव को लेकर बेहद आक्रामक मूड में दिख रही है। रिपोर्ट दिखाती है। उपचुनाव से पहले लूटा पीके का कारवां। बीजेपी ने फिर दिया पीके को झटका। जनसुराज के लोग टूट क्यों रहे हैं? बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। बुधवार को जनसुराज के पूर्व विधानसभा उम्मीदवार केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह जैसे नेता भगवा रंग में रंगे नजर आए, तो गुरुवार को भी पाला बदलने का सिलसिला जारी रहा। जनसुराज के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चेतना झा और श्रुति श्री प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई हैं। निश्चित रूप से आज जिन लोगों ने मुख्य रूप से सदस्यता ग्रहण की है, आनंद मधुकर यादव जी, चेतना झा जी, सूत्री से, इनके नेतृत्व में जो सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, भारतीय जनता पार्टी परिवार में इन लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर एनडीए पूरी आक्रामक रणनीति बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी इस चुनाव को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। आरएलएम के दफ्तर में बांकीपुर विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री दिलीप जायसवाल और आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में चुनाव जीतने को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद दिलीप जायसवाल ने जीत का दावा करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी भारी मत से बांकीपुर विधानसभा चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जो विश्वास है, एक एक मतदाता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी मत से जिताना है। एक तरफ जनसुराज के नेता के पाला बदलने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ पोस्टरबाजी भी शुरू हो चुकी है। पटना में लगे एक पोस्टर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पोस्टर में लिखा था, केसी सिन्हा तो झांकी हैं, जमानत जब्त तो होना अभी बाकी है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी हमले का दौर भी जारी है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी के गायब होने पर सवाल उठाते हुए यहां तक दावा किया कि बांकीपुर में एनडीए बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। बांकीपुर में एनडीए बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी और विपक्ष के नेता हैं। आप लोग विधानसभा चुनाव में भी देखे रिजल्ट आने के बाद क्या उस पार्टी की स्थिति रही है, तो लोग डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए वोट देंगे। और बांकीपुर की जनता को सबसे प्रबुद्ध जनता है, वो कहाँ दाएं बाएं होने वाले। 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की वोटिंग होगी। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। बांकीपुर उपचुनाव के रण में उतरे प्रशांत किशोर बदलाव का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार पीके की पार्टी को झटके पर झटका दे रही है। पीके के सिपह सलार भगवा गमछा ओढ़कर जनसुराज को ही चुनौती दे रहे हैं। बड़ा सवाल है कि उपचुनाव से पहले पीके के लोग टूट क्यों रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे सरकारी स्कूलों की डिजिटल छलांग की, और ये तस्वीरें भी देखिए। इन तस्वीरों का महत्व क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं। बिहार में सरकारी स्कूलों की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है। स्मार्ट क्लास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पढ़ाई और जेईई नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी कराई जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने एक नई पहल की है। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 150 सरकारी स्कूलों में लाइव क्लासेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल से हजारों विद्यार्थियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल पाएगा। रिपोर्ट देखिए।
ये तस्वीरें बिहार के सरकारी स्कूलों की हैं, जहां शिक्षा का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब ब्लैक बोर्ड के साथ साथ डिजिटल स्क्रीन भी बच्चों के भविष्य को नई दिशा देगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय से लाइव क्लासेस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य के 150 सरकारी स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र और छात्राओं को AI आधारित पढ़ाई, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट और JEE, नीट और CUET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त में तैयारी का मौका मिलेगा। जिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कभी सोचा नहीं था कि हमारे स्कूल में भी ये सब फैसिलिटी करवाई जाएंगी, बट अब हो रहा है। ये हमें प्राइवेट कोचिंग या इंस्टीट्यूट जैसा फील हो रहा है। सरकार का लक्ष्य साफ है, गांव और शहर के छात्रों के बीच शिक्षा की दूरी को कम करना, ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी देश की बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में नई पहचान बना सकें। सरकारी स्कूलों की छात्राएं इस पहल से बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि अब बेहतर शिक्षा के लिए महंगी कोचिंग पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी बड़ी पहल है ये? बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं, कई बच्चे बहुत अच्छे उनकी IQ होती है, पढ़ने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको कुछ सोर्स ये सब कमी हो जाती है, जिसके वजह से वो तैयारी नहीं कर पाते। और बेसिकली अगर वो नीट अगर ना भी निकाल पाए, लेकिन उनके बेसिक जो मैथ साइंस इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि वो आगे साइंस के प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा वो कुछ कर पाएंगे। मैं शिक्षा के क्षेत्र में ये पहल सरकारी स्कूलों के लाखों विद्यार्थियों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। अगर ये योजना तय लक्ष्य के मुताबिक पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू होती है, तो आने वाले वक्त में बिहार के सरकारी स्कूल प्रतिभा और गुणवत्ता की नई पहचान बन सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बात गांव की सरकार की करेंगे और बात पंचायतों के नए परिसीमन की करेंगे। पंचायत चुनाव 2026 से पहले बिहार सरकार ने नए सिरे से परिसीमन कराने का फैसला लिया है। इस फैसले से पंचायतों में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। करीब 35 साल बाद परिसीमन कराने के फैसले का पंचायत प्रतिनिधियों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाते इन पंचायत प्रतिनिधियों की खुशी ये बताने के लिए काफी है कि सरकार का नया फैसला इनके लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आया है। दरअसल बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 को पास कर दिया है। साथ ही साल 2011 की जनसंख्या को आधार मानते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन कराने का भी फैसला लिया है। अद्भुत, अकल्पनीय, ऐतिहासिक और माननीय मुख्यमंत्री का साहसिक निर्णय, और इस साहसिक निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री जी को बिहार के आम आवाम और त्रिस्तरीय प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद और बधाई और शुभकामना। राज्य सरकार ने करीब 35 साल के बाद पंचायतों में परिसीमन कराने का फैसला लिया है। नए परिसीमन के तहत सिर्फ ग्राम पंचायत ही नहीं, बल्कि वार्ड पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों की सीमाओं में भी बदलाव होगा। जरूरत के हिसाब से नए क्षेत्र बनाए जाएंगे और पुराने क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाएगा। परिसीमन होना है तो आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, नए सिरे से होगी। पहले क्या था, अब तो कोई मतलब ही नहीं कि पहले कोई सीट आरक्षित थी या नहीं थी, क्योंकि परिसीमन ही हो जाएगा तो क्षेत्र की जो रूपरेखा है वही बदल जाएगी। तो बिल्कुल नए सिरे से आरक्षण की व्यवस्था होगी। सरकार के इस फैसले का स्वागत विपक्ष के नेताओं ने भी किया है। लेट से आए, ठीक है, स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि ऐसे भी 500 प्रति व्यक्ति वोटर पे एक वार्ड का निर्माण होता है। तो आज हमारी जो बिहार की आबादी है 14 करोड़ हो गई है, तो उसको लेके ये जरूरत था। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, बढ़ाने के साथ साथ जो सशक्त करना है पंचायतों को, क्योंकि पंचायत हमारी लोकतंत्र की रीढ़ होती है। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 से पहले सरकार का यह फैसला ग्रामीण राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। सरकार का दावा है कि इससे बढ़ती आबादी के अनुरूप बेहतर प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक संतुलन सुनिश्चित होगा। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में अब सबसे बड़ा मोड़ आ गया है। मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बसिया पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। लेकिन कहानी सिर्फ एक एनकाउंटर की नहीं, कहानी है काले कारोबार की, भरोसे के टूटने की और एक सुनियोजित मर्डर की। कैसे पुलिस ने इस केस की परत दर परत
साजिश को बेनकाब किया। दिखाते हैं एक रिपोर्ट की जरिए। राजधानी पटना का बुधा कॉलोनी का इलाका। देर रात का वक्त पुलिस की स्पेशल टीम ने एक शातिर अपराधी को घेरा। खुद को घिरा देख अपराधी ने पुलिस पर तड़ातड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन पुलिस भी इस बार ठान कर निकली थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली अपराधी के पैर को चीरती हुई निकल गई और इसी के साथ जमीन पर गिर गया बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बसिया। बसिया का अपराध क्या था वो भी जानिए। 5 जुलाई को बंटी यादव का अपहरण हुआ। 11 जुलाई बाढ़ में बंटी का शव मिला। 16 जुलाई को मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हुआ। घायल रवीश का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। शुरुआत में चर्चा थी कि बंटी की हत्या किसी सेक्स रैकेट के खुलासे को लेकर हुई है, लेकिन जब पुलिस ने कड़ियां जोड़ी तो कहानी बिल्कुल उलट निकली। दरअसल ये पूरा मामला शराब के काले कारोबार और आपसी रंजिश का है। बंटी और रवीश दोनों शराब माफिया थे। कुछ समय पहले पुलिस ने रवीश को दबोच लिया था। रवीश को पता चला कि उसके जेल जाने में बंटी का हाथ है। फिर क्या था, रवीश ने बदले की ठान ली। इसमें जो उन लोग आपस में जो उन लोग के वर्चस्व लड़ाई थी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही इनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की। फिर 5 जुलाई का दिन रवीश ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर पटना जंक्शन से बंटी को अगवा कर लिया और फिर बेरहमी से उसकी जान ले ली। लाश को बाढ़ के अथमलगोला में फेंक दिया ताकि सबूत मिट सके, लेकिन कानून के हाथ लंबे थे, जिसके बाद पुलिस की गोली ने बसिया के खौफ को घुटनों पर ला दिया है। फिलहाल वो पीएमसीएच के बेड पर पड़ा है और पुलिस उसके बाकी साथियों की कुंडली खंगाल रही है। अपराध की दुनिया का अंत ऐसा ही होता है, या तो सलाखें या फिर अस्पताल का ये स्ट्रेचर। पटना पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि शराब के सिंडिकेट और गैंगवॉर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बंटी हत्याकांड के बाद हुए पुलिस एनकाउंटर पर सांसद उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया सामने आई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कानून हमेशा अपने नियम के मुताबिक ही काम करता है। पुलिस ने हालात और जरूरत को देखते हुए अपने स्तर से उचित कार्रवाई की बात कही। पुलिस अपने हिसाब से काम करती है, करने दीजिए पुलिस को। जहां कहीं भी जरूरत है उसके हिसाब से अपराध को रोकने के लिए पुलिस कारगर कदम उठाती है, उठाने देना चाहिए। शेखपुरा में मामूली विवाद में खूनी वारदात हो गई, जबकि नालंदा में एक होटल के अंदर दबंगों की गुंडई का सीसीटीवी में वो गुंडई कैद हुई है। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वो सवाल क्या है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बीच बाजार में चाकूबाजी की इस वारदात को देखकर आप भी दहल जाएंगे। चाकूबाजी की इस लाइव वारदात को देखकर आप भी सहम जाइएगा। शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना के मुख्य द्वार के पास बीच बाजार एक ऑटो चालक पर 2 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। बताया जाता है कि ऑटो पर सवार होने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। पहले दोनों युवकों ने ऑटो चालक के साथ मारपीट की और फिर पास में ही ठेले पर रखा चाकू उठाकर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल ऑटो चालक की पहचान नसरतपुर गांव के अर्जुन कुमार के तौर पर की गई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं नालंदा के एक होटल में 8 से 10 युवक खाना खाने पहुंचे। होटल मालिक के मुताबिक खाना खाने के दौरान युवकों ने पहले आपस में कहासुनी की। इस बीच पुलिस की गश्ती टीम भी होटल में खाना खाने के लिए पहुंच गई, जहां बदमाशों की पुलिस से भी नोक झोंक हो गई। इसके बाद पुलिस बिना खाना खाए
वहां से लौट जाती है। पुलिस के जाने के बाद बदमाशों ने होटल मैनेजर पर पुलिस को बुलाने का आरोप लगाते हुए जमकर मारपीट की। पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन दोनों ही घटनाओं ने कुछ सवाल तो जरूर खड़े कर दिए हैं। क्या बदमाशों को कानून का खौफ नहीं है? क्या इंसानी जिंदगी की कीमत अब नहीं रही है? और ऐसे असामाजिक तत्वों पर कब होगी सख्त कार्रवाई? न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत और नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। नेपाल में बारिश और बिहार में तबाही, पानी आप देख ही रहे हैं। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है और असर बिहार में देखने को मिल रहा है, जो हमेशा से होता आया है। गंडक और सिकरहना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बेतिया से लेकर मोतिहारी और गोपालगंज तक प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद बिहार की नदियां उफान पर हैं। पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड में गंडक नदी पर जियो बैंक से बनाया गया कटाव रोधी बांध अचानक से धंस गया। नदी के बढ़ते जलस्तर और तेज दबाव की वजह से बांध का एक हिस्सा टूट चुका है, जिससे आसपास के गांव में दहशत मच गई। सिस्पा खाप टोला समेत 3-4 गाँव के लोगों का कहना है कि गंडक का पानी तेजी से आबादी की ओर बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। बाढ़ से पहले की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर साबित हो रही है। लोगों का ये भी आरोप है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत और अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम की भी मांग की। उधर पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड में सिकरहना नदी के तटबंध की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार 3-4 दिनों से बारिश के बाद तटबंध के कई हिस्सों में दरारें और मिट्टी धंसने की शिकायत सामने आई। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद निर्माण में लापरवाही बढ़ती गई है। बांध बनाया के यार बनाया हुआ है। क्या लग रहा है? ये बांध रुकने वाला नहीं है। बांध के नाम पर करोड़ों रुपया घोटाला हो गया है। अच्छा, हाँ। पानी देख रहे हैं कि बारिश में फट गया है। पूरा बांध फट गया है। अच्छा। बारिश थोड़ा सा हुआ कि बांध झड़ने लगा। अच्छा। और बाढ़ का पानी आएगा तो बाढ़ का क्या स्थिति होगा? तो नहीं टिकेगा। नहीं टिकेगा। तो क्या देख रहे हैं कि फसल भी लोग नहीं लगा रहा है? क्या है? डर के मारे नहीं लगा रहा है लोग। क्या बांध तो बंधा हुआ है? बांधने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, डर लोगों में है। लोग में डर समा गया है। अच्छा। फिर इस रोपनी करे और आएगा दहा जाएगा। अच्छा। पैसा बर्बाद जाएगा। वहीं गोपालगंज में भी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सदर प्रखंड के कई गांवों में पानी पहुंचने लगा है। हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की निगरानी को तेज कर दिया है और जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया और राहत एवं बचाव की तैयारियां पूरी कर ली गयी है। गोपालगंज के डीएम समीर सौरभ भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गंडक नदी की जो हालात है उस पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जल संसाधन विभाग के अलावा आपदा विभाग और जिला प्रशासन की पूरी टीम इस वक्त गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर रख रही है और निगरानी भी कर रही है। हालांकि अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि गंडक नदी का जलस्तर डेंजर लेवल अभी पार नहीं किया है। नेपाल की बारिश का असर बिहार में लगातार गहरा हो रहा है। एक तरफ नदियों का बढ़ता जलस्तर चिंता को बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ तटबंधों की हालत कई सवाल खड़े कर रही है। अब सबकी निगाहें मौसम और प्रशासन की तैयारियों पर टिकी हैं कि संभावित बाढ़ के खतरे से लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मोकामा के ओटा पंचायत में भी गंगा नदी की तेज धारा के कारण बड़े पैमाने पर जमीन का कटाव हो रहा है। गंगा किनारे से लेकर दरियापुर तक लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में यह कटाव इतनी तेजी से फैल रहा है कि पास ही स्थित सीआरपीएफ कैंप पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह कटाव पिछले 6 महीनों से लगातार जारी है, लेकिन विभाग की ओर से राहत कार्य शुरू करने में काफी देर की गई। हालांकि अब जल संसाधन विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए आज से युद्ध स्तर पर कटाव रोधी काम शुरू कर दिया। दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता अनुरुद्ध की रिपोर्ट। मतलब कि कटाव माने बहाव जो बह रहा है, ये इधर एज साइड में जो धारा है, जमीन का धारा, वो उसको कटाव को मोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर स्लोप करके एनसी बैग का काम करें। मैंने गंगा के धार को मोड़ने के लिए काम हो रहा है। तो क्या लगता है बड़ी तेजी से कटाव हो रहा था? तेजी से तो मैंने हो ही रहा था सर।
तो क्या लगता है कि अब धार रुकेगा? हाँ, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। हम लोग को एक बना करके देख रहे हैं, 1 2, उसके बाद देखा जाएगा तो फिर साहब लोग ऊपर से आएंगे तो फिर और आगे का निर्णय लेंगे वो सब। और मोतिहारी से गुजरने वाली सिकरहना नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ की आशंका से लोगों में दहशत फैल गई। वहीं नेपाल में हो रही लगातार बारिश से जल स्तर में बढ़ोतरी हुई, जिससे निचले इलाकों में लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं डीएम के निर्देश पर प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर निगरानी तेज कर दी और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और अब बात करेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की, जिसमें न्यायिक जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। जांच आयोग के समक्ष अब तक पीड़ित पक्ष की ओर से 9 लोगों की गवाही दर्ज कराई जा चुकी है। पहले फेज की गवाही के लिए 17 जुलाई 2026 की तारीख तय की गई थी, जिसके तहत भरत तिवारी के माता पिता, भाई और भाभी समेत परिजनों ने उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराए। पुलिसकर्मियों की तरफ से भी आयोग के सामने 4 लोगों के बयान दर्ज किए गए। अभी तक 9 साक्षी पीड़ित पक्ष के परिवारजनों का और विस्थापित जो ग्रामीण है उनका लिया जा चुका है। और आज से पुलिस प्रशासन की तरफ से साक्षियों का बयान कलमबद्ध किया जा रहा है। आज एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और तत्कालीन एसएचओ राजेश मालाकार का बयान दर्ज हो चुका है। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए युवक भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले को लेकर के देखिए, न्यायिक जांच आयोग के द्वारा जो है वो जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और लगातार वहाँ गवाहों के जो गवाह है उनका बयान कलमबंद कराया जा रहा है। यही न्यायिक जांच आयोग का कार्यालय है। भोजपुर जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के कैंपस में अवस्थित इस न्यायिक जांच के कार्यालय में अब तक पीड़ित पक्ष के 9 लोगों की गवाही की जो चुकी है, उनके बयान जो है कलमबंद किए जा चुके हैं। वहीं आज जो है इस कांड में शामिल पुलिसकर्मियों, जिसमें कि जगदीशपुर के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा, तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार समेत एसटीएफ के दरोगा एवं इसके जो केस के अनुसंधान करता है संजीव कुमार, उनकी गवाही की गई है। इन 4 लोगों के जो बयान है वो जज साहब के समक्ष रिकॉर्ड किए गए हैं, उनके बयान लिए गए हैं। और इस मामले में अब तक 13 लोगों की गवाही ली जा चुकी है। पहला जो फेज की गवाही देने की जो समय सीमा है वो 17 जुलाई माफ कीजिएगा 17 जुलाई तय की गई है। और उसके बाद एक अंतरिम रिपोर्ट इस मामले को लेकर के सरकार को न्यायिक जांच आयोग के द्वारा समर्पित किया जाएगा। और उसके बाद दूसरे फेज का जो गवाही है उसको शुरू करने के लिए डेट निर्धारित किया जाएगा। तो उसको लेकर के न्यायिक जांच प्रक्रिया में जो है लगातार जांच की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और कई लोगों के जो गवाही है वो लिए जा रहे हैं। और उसको लेकर के लगातार जो इस मामले को लेकर के लोग हैं वो यहाँ आकर के न्यायिक जांच आयोग के समक्ष अपना पक्ष रख रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और गोपालगंज पुलिस ने 2 अपराधियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित कर दिया। कटिया थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर के रहने वाले कुख्यात मनिंद्रा मिश्रा और उचका गांव थाना क्षेत्र के कुख्यात मनु यादव पर इनाम रखा गया है। एसपी विनय तिवारी ने इन अपराधियों पर इनाम की घोषणा करने के साथ ही लोगों से सूचना देने की अपील की। इन दोनों अपराधियों पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गोपालगंज के फरार 2 कुख्यात अपराधियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा है और ये दोनों अपराधी कुख्यात है। पहले अपराधी का नाम कुख्यात मणिंदर मिश्रा है, जो कटिया थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का रहने वाला है और इस पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी समेत कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। अलग अलग थानों में ये मामला दर्ज है। दूसरा अपराधी मन्नू यादव है, जो उचका गांव थाना क्षेत्र के भगवान टोला का रहने वाला। इस पर भी डकैती, लूट, रंगदारी समेत कई आपराधिक मामले दर्ज है। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने इन दोनों अपराधियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा है। इनाम की घोषणा करने के साथ ही सभी सार्वजनिक स्थल पर इनके पोस्टर और तस्वीर भी लगाए जा रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
और अररिया से बड़ी खबर है, कोसी में 4 बच्चे डूबे हैं। 3 बच्चों को ग्रामीणों ने बचा लिया। 10 साल तक का एक बच्चा लापता है। लापता बच्चे की तलाश में एसडीआरएफ जुटा हुआ है। एसडीआरएफ टीम के देर से पहुंचने पर ग्रामीण नाराज हो गए। नगर थाने के दियारी मझगावा गांव की ये पूरी घटना है। तस्वीर भी आप देखिए। 4 बच्चे इस कोसी नदी में डूबे। 3 बच्चों को ग्रामीणों ने बचा लिया। 10 साल का जो बच्चा है वो अभी भी लापता है। लेकिन ग्रामीण इस बात पर नाराज हैं कि एसडीआरएफ की जो टीम है वो देरी से पहुंची और इसको लेकर ग्रामीणों ने वहां पर हल्ला भी किया है। नगर थाने के दियारी मझगावा गांव की ये पूरी घटना है। ये मझगावा गांव है। 12 बजे लगभग कुछ बच्चे कोसी में स्नान कर रहे थे तो 4 बच्चे डूब गए उसमें से। तो ग्रामीणों के सहयोग से 3 बच्चे को तो निकाल लिया गया, परंतु एक बच्चा अभी तक लापता है। इसकी सूचना हम लोगों के द्वारा दिया गया प्रशासन को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। सीओ मैडम को मैंने खुद फोन किया तो फोन वो काट दी। बाद में पता चला कि वो मीटिंग कर रही है। फिर आरओ साहब से भी बात हुई तो आरओ साहब बोले हम पहुंच रहे हैं। फिर मैंने थानाध्यक्ष को फोन किया। आप सूचना के अनुसार मुझे जैसे पता चला कि एक बच्चे जो है नहाने के क्रम में डूब गया है, मैं फौरन जो है वहां से तुरंत 10-15 मिनट के अंदर निकल गया, स्थल पर पहुंच गया और एसडीआरएफ टीम को खबर कर दी। एसडीआरएफ टीम भी जो है अपना सामान ला करके यहाँ पर उसकी खोजबीन की जा रही। और खबर मुंगेर से, जहां 10वीं के एक छात्र के रहस्यमय ढंग से लापता होने से सनसनी फैल गई। छात्र ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। मामला जमालपुर थाना क्षेत्र का है। अगले दिन श्री कृष्ण सेतु पर उसका मोबाइल और चप्पल मिलने के बाद मामला और भी संदिग्ध हो गया। इसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ और गोताखोरों ने गंगा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन छात्र का कोई सुराग नहीं मिला। उधर परिजन प्रेम प्रसंग में अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगा रहे। फिलहाल पुलिस छात्र की तलाश में जुटी है। अच्छा सर, ट्यूशन गए थे पढ़ने के लिए, ट्यूशन से पढ़ के आए, आधा घंटा घर में रुके हैं सर। उसके बाद घर से निकले तो फिर घर में वापस नहीं आए सर। और ट्यूशन में सुनते हैं एक लड़की है, हाँ उसका नाम तो अभी लिखे नहीं जानते हैं, लेकिन उस लड़की से कुछ झंझट भी चल रहा था और दोनों में बातचीत 1-1.5 साल से हो रहा था सर। हाँ। अब पटना के डेकोरेशन कारोबारी मनोज कुमार हत्याकांड को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पटना सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। पप्पू यादव ने मामले की एसआईटी जांच, अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल की मांग की। साथ ही राज्य सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। पहले तो तुरंत सुरक्षा इस परिवार की, दोनों बच्चों की और इस परिवार की। दूसरा कि हत्यारा कौन है ताकि इस परिवार को सेव किया जा सके। तीसरा स्पीडी ट्रायल, बड़ा से बड़ा रसूखदार हो, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो। पूरे पटना को अपराध, सेक्स रैकेट, जमीन, शराब, ड्रग्स और बालू माफिया से मुक्ति दिया जाए। तो इस बुलेटिन